नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जो हमने विषय चुना है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल फ़ोन सेवा। जी, हम मोबाइल बैंकिंग सेवा की जब हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर RP नेंटा। आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर साहब, आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हम जान रहे हैं, आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जो आपकी मोबाइल बैंक की सेवा आपने हाल ही में आरंभ की है उसके बारे में जाना विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें थोड़ा अपने जो बैंक के बारे में बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई और लगभग कितनी शाखाएं प्रदेश में इस समय वर्तमान में कार्यरत कर रही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ओर से प्रदेश के किसानों, बागवानों, समस्त समुदाय एवं जनता को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ओर से इस दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं कि इनका जो जीवन है वो खुशमयी रहे, खुशहालमयी रहे और धन धान्य से परिपूर्ण हो और आपकी विश्वसनीयता इस बैंक पर बनी रहे। जी, जहां तक हमारे बैंक का प्रश्न है, हमारा जो बैंक है 1953 में ये अस्तित्व में आया। जी, और 1954 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया और उस समय एक छोटे बैंक के रूप में ये कार्य करता था। आज एक बड़ा विशाल बैंक के रूप में प्रदेश के समस्त जन समुदायों को, समस्त जनता को की सेवाओं को ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय अनुसार करता रहता है। और वर्तमान में इसकी 215 शाखाएं हैं। अच्छा। और क्योंकि ये अपेक्स बैंक है, शिखरीय बैंक है, पूरे प्रदेश के अंदर काम करता है, लेकिन जो 6 ज़िले हैं उसके अंदर 5 ज़िलों में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो हमारा सिस्टर कंसर्न है वो काम करता है और एक ज़िले के अंदर जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम करता है। 6 ज़िलों के अंदर हम अपनी शाखाएं खोलकर 215 शाखाएं खोलकर जी, डायरेक्ट जो किसान और बागवान है उनकी सेवाएं हम कर रहे हैं। जी। तो ये जो बैंक है ये बड़ा सम्मान का विषय है। न केवल ये राष्ट्र स्तर पर इसकी ख्याति है, प्रथम श्रेणी में अंकित है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बैंक को जाना और पहचाना जाता है। और उसके पीछे इसका व्यवसाय है, इसकी नीतियां हैं, इसका कुशल प्रबंधन है, इसका गवर्नेंस है और इसका प्रशिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं गांव स्तर पर, उससे इस बैंक की पहचान अलग रूप में न केवल राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानी गई है। तो ये एक बैंक का छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये बड़ा गौरव का विषय है कि इस वर्ष भी हमारे बैंक ने 143 करोड़ से ऊपर का लाभ अर्जित किया। अच्छा। और साथ ही साथ इस बैंक का 12,000 करोड़ का व्यवसाय है। और ये छोटा सा बैंक जो जिस समय 1953 में बना था उस समय ये कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन आधुनिकीकरण के समय में ये भी अपने समय की मांग के अनुसार अपने को परिवर्तित करता रहा और उसी दिशा में मोबाइल बैंकिंग भी एक नया आयाम है जो इस बैंक ने स्थापित किया है। अच्छा, तो ये मोबाइल बैंकिंग आपके बैंक ने जो अब आरंभ किया है और तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? खासतौर पर अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें और जो काफ़ी अन्य जो बैंक हैं जैसे नेशनल बैंक हैं या जो प्राइवेट बैंक और यहाँ प्रदेश में काम करते हैं, देश में काम कर रहे हैं, तो मोबाइल बैंक की जो सेवा है काफ़ी पहले से वहाँ पर आरंभ हो चुकी है। तो आपके बैंक ने अब उसको फॉलो कर रहे हैं। अब क्योंकि आपका जो बैंक है आमतौर पर ये अगर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बात करें तो दूरदराज जो हमारे जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहाँ पर आपके बैंक की शाखाएं हैं। तो उसको देख के आप क्या समझते हैं कि मुख्य उद्देश्य इस सेवा को आरंभ करने के पीछे क्या रहा है? जहाँ तक देखें हमारे प्रदेश का जो स्ट्रक्चर आप देखें जी, तो गाँव में लोग किसान और बागवान रहता है जी, और जो शाखाओं की स्थापना है वो गाँव के अंदर नहीं है बल्कि क्लस्टर्स 5-6 गाँव है या पंचायत के अंदर है, उस लेवल पे जो है बैंकिंग की शाखाएं स्थापित की जाती जी। लेकिन उनकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं थी, खाद उन्होंने मंगवानी है, उसका पैसे का भुगतान करना है तो उनको ब्रांच में आकर वो भुगतान करना पड़ता था, या उनको रिचार्ज, आज के ज़माने में आपने मोबाइल रिचार्ज करना है, DTH रिचार्ज करना है या दूसरी सेवाएं, अच्छा, वो उनको लेना है, या इमीडिएट कोई फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो वो अभी तक संभव नहीं था। लेकिन
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने ये नया एक आयाम स्थापित करते हुए प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर और राष्ट्र स्तर पर ये सेवाएं उपलब्ध है कि तुरंत आप अगर खाद मंगाना चाहते हैं तो एक ऑर्डर कीजिए और उसके खाते में पैसा आपको विद इन सेकंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको कोई रिचार्ज करना है वो भी होगा। अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट्स देखनी है, अभी तक तो बैंक में जाकर आपको पता करना पड़ता था, अब आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो मिनी स्टेटमेंट्स के रूप में आप उसमें देख सकते हैं। अगर लोन की आपने उसमें देखना है कि लोन मैंने कितना रीपे किया है, कितना मेरा बैलेंस है, क्या मेरी इंस्टॉलमेंट जो मैंने पिछली बारी दी थी वो उसमें जमा हुई नहीं हुई है, वो सारी मिनी स्टेटमेंट्स आपके मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। जो मोबाइल बैंकिंग है उसका जो उद्देश्य है हमारे बैंक का वो ये है कि बैंक की ब्रांच ग्राहक के हाथ में रहना। तो ये मोटो लेकर हमने काम किया कि बैंक जो है वो आपके हाथ में है और बैंक की सेवाएं आप पर निर्भर करती है कि उन सेवाओं का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बैंक की ब्रांच जो है वो प्रत्येक ग्राहक को उनके हाथ में सौंप दी है कि अब आप अपनी सेवाओं का उपयोग करें। अब आपको ब्रांच में आने की आवश्यकता नहीं है, पैसा आपको वहीं से एक खाते से दूसरे खाते में जा सकता है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि खासकर प्रदेश के किसानों और बागवानों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। जो किसान वर्ग है जी, जो हमारा बागवान वर्ग है जी, उसको विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है। कभी खाद की आवश्यकता है, कभी इंसेक्टिसाइड्स की है, पेस्टिसाइड्स की है, कोई और चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। तो वो अपने घर बैठे अपना सामान मंगाकर अपने घर बैठे उस पैसे का भुगतान तुरंत कर सकता है। उसको वहाँ अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि वो ट्रांसपोर्टेशन लेके वो ब्रांच में जाए, ब्रांच में वो लोगों को बताए कि ये है। तो अब वो घर से जाकर जो है बैंकिंग की सेवाएं जो है वो कर सकता है जी। तो डॉक्टर नैंटा, अगर जैसे मोबाइल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं तो आमतौर पर ये मोबाइल फ़ोन पर जैसे ये चलेगी ये सुविधा और ये जो ऐप है और एंड्रॉयड बेस ये ऐप आपकी होगी, तो अन्य बैंकों में भी जब ये सेवा नई नई आरंभ हुई थी शहरी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी असुरक्षा की थोड़ी सी एक भावना रहती थी जो ग्राहक होते थे कि कितना सुरक्षित ये मोबाइल बैंकिंग हो सकता है। तो अभी भी कई लोग अधिकतर बैंक में जाना ही पसंद करते हैं बजाय नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवा को इस्तेमाल वो करें। तो जैसे आपका जो ज़्यादा फोकस जो है वो प्रदेश के जो रूरल क्षेत्र हैं, किसान है, बागवान हैं, उनकी ओर है, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि और क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि कितने सुरक्षित है अगर वो मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल ऐप का वो इस्तेमाल करें? देखिए सर, वो 100% सुरक्षित है जी। उसका जो कारण है, सुरक्षा नियमों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने जो नियमावली जो स्थापित की गई है उसी के अनुसार जो है बैंकिंग काम करती है। उनके अंदर जो है जब आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं तो उसके अंदर आपको एक यूज़र आईडी दिया जाता है जी, जिसका केवल उन्हीं को पता है। उसके बाद एक पासवर्ड उनको दिया जाता है जिसका मालूम केवल उन्हीं को है। उसके उपरांत भी एडिशनल सिक्योरिटी मेजर है कि यदि ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म एक खाते से दूसरे खाते में करना है तो उसके लिए वन टाइम पासवर्ड आपको इमीडिएट आ जाता है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक जो है पिन आपको आ जाएगा और वो निश्चित समय अवधि के अंदर आपको उसको एंटर करता है, तभी वो आपके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेगा, अन्यथा वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म नहीं करेगा जी। वो सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए रखा जाता है कि कई बार आपका यूज़र और पासवर्ड कई लोगों को या परिवार के अंदर भी कई बार जो है जनरली हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है सुरक्षा की दृष्टि से जो देखनी पड़ती है। तो इसलिए वन टाइम पासवर्ड केवल हम तभी उनको देते हैं जब वो ट्रांजैक्शंस एंटर करने वाला है और उस ट्रांजैक्शन को जब हम कंफर्म करना चाहते हैं एक खाते से दूसरे खाते में उसको हस्तांतरित या ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस समय इमीडिएटली हम ओटीपी एक दे देते हैं और उस ओटीपी को लॉगिन करके वो कंफर्म हो जाती है और वो आपको अपनी मोबाइल ऐप पे दिख जाता है कि ये मेरे खाते से इतना माइनस हो गया और इसके खाते में इतना जमा हो जाता है, वो कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है। ये तो नैंटा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम मोबाइल ऐप का यूज़ करेंगे और मोबाइल बैंकिंग की सेवा का इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से तो पासवर्ड हमें और आईडी हमारे पास है, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, चाहे हमने पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है या फिर कोई और सेवा हमने प्राप्त करनी है, जैसे आपने कहा कि डीटीएच की सेवा है, मोबाइल फ़ोन को आपने रिचार्ज करना है तो वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। टिकट, रेलवे टिकट आप अच्छा, अन्य बैंकिंग सुविधा और बिलों का भुगतान करना है, एयर टिकट्स आपने बुक करनी है, आजकल तो सारा जो अच्छा जो सारी सेवाएं जो आपकी ऐप पे उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा की बात आपने जैसे की, तो पिन जो है आपका इंडिविजुअल आपके फ़ोन पर वो कोड आएगा, आप उसको एंटर करके ही ये आपका सत्यापित जब होगा तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगी। तो अच्छा, इस सेवा को
किस प्रकार से जो आपके जो हमारे किसान हैं या बागवान हैं सेवा को लेना चाहते हैं, तो एक तो सबसे पहले तो हो गया कि जो उनके पास मोबाइल फ़ोन होगा वो एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉयड बेस्ड हो या आईफोन पे भी चलता होगा, iOS बेस्ड ही है, प्लेटफॉर्म कोई भी है, लेकिन स्मार्टफोन होना चाहिए। तो इस सेवा को आरंभ कैसे वो करेगा, ये ऐप कहाँ से ले? देखिए, हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं किसानों और बागवानों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको एक ब्रांच में एक बारी वन टाइम मेजर में उनको जाना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म हमने डिवाइस किया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में उनको अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी कि मुझे ये एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप हमको चाहिए। अच्छा, मुझे ये सेवा लेनी है मोबाइल बैंकिंग की। तो वो डॉक्यूमेंटेशन है, उन डॉक्यूमेंटेशन की औपचारिकताओं को वो पूर्ण करेंगे जी। उसके बाद उनको यूज़र ID मिलेगा और उसके बाद उनको जो है वो पासवर्ड मिलेगा और यूज़र ID और पासवर्ड मिलने के बाद वो स्वयं उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जहाँ तक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की बात है तो वो गूगल पे भी अवेलेबल है, अन्यथा वो हमारी ब्रांच की किसी भी शाखा से वो संपर्क कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद करने को तैयार है। लेकिन अदरवाइज गूगल पे प्ले स्टोर पे ये सारी जो मोबाइल ऐप है वो अवेलेबल है, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस घटनाक्रम में वो कृपया आप हमारे शाखा में आएँ, शाखा में आकर उन दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूर्ण कीजिए, अपना यूज़र ID ले जाइए, अपना पासवर्ड ले जाइए और उसके बाद जो है अपनों को एक्टिवेट कर दीजिए और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को प्रारंभ करना। अच्छा, अब जैसे नई ऐप है और आमतौर पर अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें तो शायद इतना भी मोबाइल बैंकिंग इतनी कॉमन नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग इतनी कॉमन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान, ज़्यादा से ज़्यादा बागवान इस ओर जागरूक हों और इस सेवा का लाभ उठा सकें। और घर द्वार पर आपने जैसे कहा कि आपने जो अपनी बैंक की आपकी शाखा है आपने घर तक उनको पहुंचा दी है और घर बैठ के ही वो सारे काम कर सकते हैं। बैंक ब्रांच में एक फिजिकल फॉर्म में स्वयं आने की इतनी आवश्यकता अब नहीं है अगर कोई सही प्रकार से हम इस मोबाइल बैंक ऐप का इस्तेमाल करें। तो किस प्रकार से आप उनको प्रशिक्षण का कोई आपने रखा है या कोई कैंप आपका आयोजन आप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी हो कि इसका उपयोग कैसे करना है? ऐप तो वो डाउनलोड कर लेंगे, आप अकाउंट भी वो एक्टिवेट कर लेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक बैंक प्रबंधन का प्रश्न है, बैंक प्रबंधन ने हमारे संस्थान को ये जिम्मेवारी दी है कि हम स्वयं जाकर लोगों को एजुकेट करेंगे, ग्रामीणों को एजुकेट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि इसका ऑपरेशनल मेजर्स कैसे हैं, इसको ऑपरेशन में कैसे लाया जा सकता है, और वो ट्रेनिंग के लिए जिम्मेवारी हमें दी गई है। अच्छा। क्योंकि अभी इसको शुरू करते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस ऐप को लॉन्च किया है जी। तो अब समय के साथ हमने भी रणनीति तैयार कर दी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में स्वयं जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों की अगर और इच्छा होगी तो हम उनके पास जाकर भी गाँव में या किसी क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने प्रारंभ कर दिए हैं। अच्छा। वैसे हमने प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक किस प्रकार से पहुंचे, गांव तक किस प्रकार से पहुंचे, तो वो रणनीति हमने तैयार कर दी है कि हर गांव में जाकर हम 1 घंटा लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको दिखाएंगे मोबाइल ऐप कैसे होती है, इसको ऑपरेशनल्स क्या हैं, इसके सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, या अगर उस समय उनकी डिमांड हमारे को आती तो हम तुरंत वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड भी हम परफॉर्म में अपने लेकर उनको वहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप का उनको पासवर्ड तो बेसिकली वो आपको उससे आता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आता है जी। लेकिन उसको यूज़र ID वगैरह देने का हम वहीं पे स्पॉट पे देने का कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारे जहन में ये बात थी, प्रबंधन के जहन में ये बात थी कि हम मोबाइल ऐप कर रहे हैं और उस सेगमेंट्स के लिए कर रहे हैं जहाँ पे गाँव का एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जिसको अभी स्मार्टफोन की जानकारी नहीं है तो वो मोबाइल ऐप का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से कर पाएगा जी। तो वो रणनीति के तहत हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी निर्धारित हो गया है। हम गाँव में जाकर लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे और इससे अधिक उनको लाभ होगा। मैं सही मायने में आपको एक और चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे हमारी भी एक मंशा ये है कि जब व्यक्ति हमारी ब्रांच में आता है, एक कस्टमर जी, जो उस पर खर्चा आता है, जो स्टडीज़ हमको बताती है, तो वो लगभग एक व्यक्ति जैसे ही हमारी ब्रांच में एंटर करता है जी, तो स्टडीज़ ये रिवील करती है कि उसका जो खर्चा है वो 80 रुपये आता है। अच्छा। जैसे ही वो कदम अंदर रखता है 80 रुपये उस बैंक का उस शाखा को डेबिट हो गया है। अच्छा। उसमें उसकी सुख सुविधा है, बिजली है, पानी है, मैन पावर है, ये सारी चीज़ें उसमें मल्टीप्लायर फैक्टर होते हैं। ऐसी मोबाइल ऐप इंट्रोडक्शन करने से, इंटरनेट बैंकिंग से, RTGS, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने से हमारी जो कॉस्ट है वो लगभग 5 से 7 रुपये आती है। अच्छा। यानी कि वो जो मार्जिन है उस मार्जिन का लाभ हम भी उठाना चाहते हैं।
तो इसीलिए हम ये कहते हैं, अपने लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि आपको वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके पास ये मोबाइल ऐप, आपके पास ये बैंक हमने आपको सौंप दिया है, आप इस बैंक को स्वयं चलाएं। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक का तो आपने खर्चा यहाँ पे कम कर दिया और आप इसमें और काम कर सकते हैं, जो सुख सुविधाएं या और जो सेवाएं, अच्छी सेवाएं जो हमारे किसान बागवान भाइयों को दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि जो एक कस्टमर है या किसान है जो बैंक आ रहा है, उसका भी स्वयं कितना खर्चा होता है, उसका भी टाइम जो है उसका उसमें ज़ाया होता है, और एक छोटे से काम के लिए उसको बैंक आना पड़ता है, तो उससे भी वो बच सकता है और वो अच्छा लाभ उसको मोबाइल बैंकिंग की सेवा का इस्तेमाल करके वो प्राप्त कर सकता है। अच्छा डॉक्टर नेता, और क्या पग आपका बैंक ये भविष्य में उठाने वाला है? जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम बात करें, इंटरनेट बैंकिंग हमारी प्रारंभ होने वाली है जी। इंटरनेट बैंकिंग से अधिक जो प्राथमिकता हमारी थी वो मोबाइल बैंकिंग पे थी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ी सी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको उस प्रकार की जानकारी अभी नहीं है। लेकिन मोबाइल ऐप का एटलीस्ट हमारा जो भी ग्राहक है, हमारा छोटा बच्चा है, हमारा किसान है, बागवान है, हर व्यक्ति के पास जो है वो मोबाइल अब है। एटलीस्ट वो उसको रन करना तो समझ गया है। जब उसको वो रन करना समझ गया है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि उसको बैंकिंग की जो हैबिट्स है, बैंकिंग की जो एक्टिविटीज है, उसको कैसे वो निभा पाए, उसकी जानकारी देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ओर से अपने किसानों और बागवानों को ये वचन देते हैं कि हम आपके पास स्वयं आएंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपके ट्रांजैक्शंस को करने में सक्षम, किस प्रकार से ट्रांजैक्शन को एक खाते से दूसरे खाते में। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये केवल कोऑपरेटिव बैंक में नहीं होगी, किसी भी बैंक में, राष्ट्रीयकृत जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बैंक का काम करते हैं, जहां भी आपका खाता है, इस खाते से आप अपने खाते से डेबिट करेंगे, उस व्यक्ति के खाते का आपको नंबर होना चाहिए जी। और उसका आरटीजीएस या एनईएफटी का जो नंबर्स होता है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और तुरंत वो होगा। तो वो एजुकेट करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का वचन देते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि अगले वर्ष जब हम मिलेंगे तो हमें सुखद समाचार मिलेंगे कि हमारा जो प्रदेश है मोबाइल बैंकिंग की इम्प्लीमेंटेशन में पुनः नंबर 1 पर अंकित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत विशेषतः वो वर्ग जो हमारा किसान और बागवान है, जिसे पैसे की तुरंत आवश्यकता रहती है, तो ये चीज़ें हम लेकर काम करना चाहते हैं इस वर्ष के अंदर। जी, आशा रखते हैं जी ऐसा अवश्य होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जैसे सुरक्षा की हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, मोबाइल बैंकिंग की बात करें और एटीएम की बात करें, काफ़ी खबरें सुनने को मिलती हैं कि भाई किसी बैंक अधिकारी का या बैंक का एक मतलब फर्जी कॉल आती हैं और वो आपका एटीएम का पिन पूछ लेते हैं और कोई जो हमारे जो किसान बागवान या कोई और भी ग्राहक जो होते हैं वो बता देते हैं कि केवल इसी बेस पे कि भाई फ़ोन बैंक से आया है, जबकि बैंक वाले किसी पिन को पूछने के लिए फ़ोन नहीं करते हैं। तो इसमें भी सुरक्षा के देर से हमें भी थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि किसी को भी हम अपना जो पिन है, एटीएम का है, चाहे पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का है, मोबाइल बैंकिंग का, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। थोड़ा आप सुरक्षा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह का कॉल है ये जनरली आता रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंकिंग नियमावली के अंतर्गत बैंकों को ऐसा कोई निर्देशन नहीं है कि वो किसी का पिन और वो चीज़ें पूछ पाएं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसा कोई कॉल आपको नहीं आएगा, ना आने की संभावना। जी डॉक्टर नेता, आप हमारे आज कार्यक्रम में आपने भाग लिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। चलते चलते आप सभी को डॉक्टर राजीव मेहता की ओर से दीपावली के इस संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।